So now it's time. So we should start our today's lecture. ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट बता दूं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास का था। देन ये हम लोगों ने इफेक्टिव डिमांड और एब्सोल्यूट डिमांड देखा था लास्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड। तो इसमें हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स अंडर कंसिडरेशन देखे थे कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। थोड़ा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं। Yes. हाँ, प्राइस ऑफ गुड्स हम लोगों ने देखा था कि प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट समझा था। आई थिंक कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट सबका क्लियर हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इनकम लेवल। इनकम लेवल का डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। फिर हम लोगों ने कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखा था। और हम लोगों ने ये डिमांड कर्व तो पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व स्टार्ट करने वाले हैं। बट इससे पहले आप लोग मुझे एक चीज का आंसर देंगे कि प्राइस एंड डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करता है इन विच केस, सब्स्टिट्यूट के केस में या कॉम्प्लीमेंट के केस में। कुछ लोग सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं। दोनों के आंसर में इतना डिफरेंस क्यों है। कॉम्प्लीमेंट, ओके ठीक है। 1 मिनट और वेट करते हैं ताकि सब लोग आंसर दे दें, फिर देखता हूँ। देखो कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट। गुरदीप कुमार कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट 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 सब्स्टिट्यूट। यूनिस सलीम, आप फर्स्ट डे से क्लास कर रहे हो और आपका आंसर करेक्ट है। गुरदीप कुमार, आपने कॉम्प्लीमेंट बताया है। आप मुझे बताओगे आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे बताया है। जितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट बताया है एक बार मुझे समझा दो कि कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने मुझे कैसे बताया है। मैं भी समझना चाहता हूँ। आज कुछ नया होगा तो मैं भी लर्न करूंगा आप लोगों से। वानी मुजफ्फर, यस आई एम करेक्ट। वानी, आपका क्या आंसर था। सब्स्टिट्यूट्स, ओके सर। व्हाई यू स्टार्टेड अर्लियर। व्हाई यू स्टार्टेड अर्लियर, मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं 8 o'clock ही स्टार्ट किया हूँ। मैं, आप पूछ लो अपने सारे फ्रेंड से। मैं 8 o'clock तक वेट कर रहा था। मैंने 8 o'clock स्टार्ट किया है, मैंने अर्लियर स्टार्ट नहीं किया है। और अभी स्टार्ट किया भी नहीं, अभी तो मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा पूछ ही रहा हूँ। द क्लास शैल स्टार्ट 8 PM, ये ऑब्वियसली। तो मैंने कहाँ स्टार्ट किया है अर्लियर, अभी 8:03 हो गया ना। ओके सर। प्राइस और डिमांड किस केस में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स का एक एग्जांपल बताया था। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट है। तो जब कॉर्नफ्लेक्स के प्राइस को आप इंक्रीज करोगे तो मिल्क का जो डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट आंसर नहीं होगा ना, सेम डायरेक्शन मीन सब्स्टिट्यूट। जिस जिस लोगों ने सब्स्टिट्यूट बताया है, यस कॉम्प्लीमेंट अपोजिट होगा। जिस जिस लोगों ने सब्स्टिट्यूट बताया है वो सब करेक्ट है। ओके ठीक है,
तो आपको थोड़ा रिवाइज, जिस लोगों ने कॉम्प्लीमेंट बताया है प्लीज आप लोग रिवाइज करके आए, क्योंकि आपने थोड़ा सा मिस किया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। प्लीज सबको अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें। जब तक आप माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं क्लास आगे कैसे लूंगा? किसका माइक ऑन है? यूनिस अपना माइक ऑफ कर लें। मशूक अहमद अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, आप लोग सबको अपना माइक ऑफ करें। जब तक माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, आप लोग अपना माइक ऑफ करें, वॉइस क्लियर हो जाएगा। अब वॉइस क्लियर है? इज देयर एनी इशू? ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है? अभी क्या कर अब वॉइस क्लियर है? यस सर, ओके ठीक है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, जिनका भी माइक ऑन रह गया है प्लीज ऑफ कर लें। यूनिस, आमीन, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। ओके सर। गो अहेड, ओके श्योर। अब कुछ आंसर्स आप लोग मुझे बताते चलेंगे, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, और ये आपका प्राइस है, ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर डिमांड कर्व। अगर प्राइस मेरा यहाँ पे P1 है और ये मेरा P2 है, ठीक है, तो इस P1 पे ये क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊं तो ये मेरा Q1 है, और इस P2 पे ये मेरा क्या है, ये मेरा Q2 है। बताइए P1 और P2 में कौन ग्रेटर है? तो ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर देन P2। Q1 और Q2 में कौन ग्रेटर है? तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो जब आपका प्राइस P1 है, ग्रेटर प्राइस पे आपका डिमांड Q1 है, डिमांड कम है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है। जैसे ही आप प्राइस कम कर रहे हैं तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। P2 पे आपका डिमांड क्या हो रहा है, Q2 हो रहा है। तो जब आप प्राइस को चेंज करते हैं तो आप डिमांड कर्व पे ही मूव करते हैं। ये जो आपका डिमांड कर्व है, आप यहाँ 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 इसी डिमांड कर्व पे आप मूव करते हैं। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है कि आप अपने डिमांड कर्व को छोड़ के दूसरे डिमांड कर्व पे आप चले जाते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होगा? तो या तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अभी तक ये समझ में आया कि जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे P1 से P2 हो रहा है तो Q1 से Q2 बढ़ रहा है, Q2 बढ़ा है ना? ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका मैंने एक इक्वेशन आप लोग को बताया था, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। यहाँ पे एक पॉइंट होता है P0, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटरी प्राइस। ये MCQ में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, प्रोहिबिटरी प्राइस। इस प्रोहिबिटरी प्राइस का क्या मतलब होता है? इस प्रोहिबिटरी प्राइस पे आप बता सकते हैं कि डिमांड क्या होगा? कौन बताएगा प्रोहिबिटरी प्राइस पे डिमांड क्या होगा? जीरो डिमांड। जीरो, वंडरफुल, डिमांड इज जीरो, तभी तो इस प्राइस को प्रोहिबिटरी प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपका प्राइस है तो डिमांड आप देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ है, ये जीरो है क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप लोग यही याद रखेंगे, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, P0, इसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटरी प्राइस। ठीक है, अब क्या है कि प्राइस के अलावा अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
प्राइस के अलावा अगर आपका इनकम चेंज हो रहा है, अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। जब प्राइस चेंज होता है तो पर्सन मूव्स ऑन दिस डिमांड कर्व ओनली, बट व्हेन अपार्ट फ्रॉम प्राइस, इनकम और टेस्ट और प्रेफरेंस चेंजेस, then there comes a shift in demand curve. Repeat this point prohibitory. Okay. ये देखिए, ये जो प्राइस है ये P2 है, ठीक है। तो प्राइस जितना कम रहेगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड उतना ज्यादा रहेगा। अगर हम प्राइस को यहाँ ला देते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अगर ये P3 है तो आपका Q3 और भी ज्यादा बड़ा है। तो जैसे जैसे हम प्राइस को घटा रहे हैं, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाएंगे, तो आप देखिए P3 से P2 बढ़े, प्राइस को बढ़ाएं तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, घट गया। P2 से P1 बढ़े और प्राइस को बढ़ाएं तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो गया, और घट गया, Q1 पे आ गया। अब क्या है कि P1 से जब हम P0 पे पहुंच जाएंगे मैक्सिमम प्राइस पे, तो वहां पे कोई आदमी डिमांड ही नहीं करेगा किसी प्रोडक्ट का। तो इसीलिए इस प्राइस को प्रोहिबिटरी प्राइस कहते हैं। प्रोहिबिट मतलब कि उस प्राइस को हमको रखना ही नहीं है। जैसे अगर आपने वो प्राइस रख दिया तो उस पर कोई आदमी डिमांड ही नहीं करेगा, आपका सामान बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए इस P0 को प्रोहिबिटरी प्राइस कहते हैं। तो इस ग्राफ से यहाँ पे क्लियर है ना, ये हाईएस्ट प्राइस है। इस हाईएस्ट प्राइस पे क्या होगा, डिमांड 0 होगा। जिसने बोला था रिपीट, क्या आपको क्लियर हो गया प्रोहिबिटरी प्राइस अब? ओके, थैंक्स। चलिए ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि अभी तक अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो आप देख रहे हो ना कि आप इस डिमांड कर्व पे ही मूव कर रहे हो। प्राइस अगर आपका ये है तो डिमांड कर्व आपका ये है, प्राइस अगर ये है तो डिमांड कर्व पे ये यहाँ है, प्राइस अगर ये है तो डिमांड कर्व पे आप यहाँ है। तो प्राइस चेंज करने पे आप डिमांड कर्व पे ही मूव करते हो। लेकिन जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, जब प्राइस कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, अपार्ट फ्रॉम प्राइस, जब इनकम या टेस्ट या प्रीफरेंस ऐसा कुछ चेंज होता है, तब क्या आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तब डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये शिफ्ट कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका फिर से प्राइस का एक्सिस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सिस है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या है, सपोज एट दिस प्राइस P, अगर यहाँ पे कोई प्राइस P है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है ये क्या है, Q। लेकिन अभी प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा उस ग्राफ को बनाने के लिए। अगर एक आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम सबको पसंद है, एक आइसक्रीम का कोन अगर 40 रुपीज का आता है, ठीक है, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप डेली उस आइसक्रीम को कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपका प्रेफरेंस, अगर टेस्ट अगर ज्यादा है इस आइसक्रीम के तरफ, अगर ये आइसक्रीम का प्राइस कांस्टेंट है, तो अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, या आपका टेस्ट बढ़ रहा है, या आपका प्रेफरेंस बढ़ रहा है, तो एट द सेम प्राइस P आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताएं। वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, इंक्रीज, ठीक है। आप लोग से ही मैं ये डिमांड कर्व बनवाऊंगा और आपको पूरा समझ आ जाएगा। बस मैं जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछता जाऊं आप उसका आंसर बताते हैं। अब ये आप बताओ, प्लीज अपना सब कोई माइक ऑफ कर ले, माइक कोई ऑन ना करे, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड सेशन में दिक्कत हो जाएगा। जब तक माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं क्लास आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। यूनिस, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, प्लीज ऑफ करें माइक। ठीक है। अब क्या है, टेस्ट जैसे इनकम पे इफेक्ट आ रहा है, वैसे ही अगर टेस्ट, अगर आप उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो और अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो भी आपका डिमांड इंक्रीज होगा। ऑपोजिट क्या होगा कि अगर आइसक्रीम का कोन अभी भी 40 रुपीज का मिल रहा है बट आपका इनकम डिक्रीज हो गया, या आपका अब प्रेफरेंस कम हो गया, तो क्या होगा, अब उसका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा उसी सेम प्राइस पे।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? मेरे वॉइस में वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस इज क्लियर। ओके, तो जिनको वॉइस नहीं आ रहा है शायद उनके पास कुछ नेट का इशू होगा, क्योंकि मेरा नेट बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे नेट का कोई इशू नहीं है। सो सॉरी, अगर आपको वॉइस नहीं आ रहा है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, बट फिर भी आप एक बार कोशिश करें, जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ एक बार समझने का कोशिश करें, ठीक है? अच्छा, किसने बोला कि आइसक्रीम कोन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? इसमें क्या, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म कहाँ किया है। सपोज करिए कि एक आइसक्रीम कोन 40 रुपीज का मिलता है, तो अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, अगले साल भी 40 रुपीज का मिलेगा, अभी एट प्रेजेंट भी 40 रुपीज का मिल रहा है, बट आपका जो इनकम है वो बढ़ गया, आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गया है, तो एट द सेम प्राइस पी आपका जो क्वांटिटी, पहले अगर आप 5 आइसक्रीम डिमांड करते थे, तो अब आपका 10 आइसक्रीम डिमांड करोगे, 8 आइसक्रीम डिमांड करोगे, कुछ भी ज्यादा डिमांड करोगे, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा ना। इन द सेम वे, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, यस। इन द सेम वे, अगर आपका इनकम और प्रेफरेंस घट गया, तो पहले आप 5 आइसक्रीम डिमांड करते, तो अब हो सकता है कि आप 3 आइसक्रीम डिमांड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जब प्राइस आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे जब आपका इनकम या आपका टेस्ट या प्रेफरेंस अगर ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो एट द सेम प्राइस पी आप पहले अगर 5 आइसक्रीम डिमांड करते थे, सपोज ये 5 यूनिट है, तो अब इसी प्राइस पी पे अब आप 8 आइसक्रीम डिमांड करोगे, ठीक? और अगर आपका इनकम या प्रेफरेंस अगर घट गया है, तो सेम प्राइस पी पे अब आप 3 यूनिट्स डिमांड करोगे, ठीक है? तो अगर ये इनकम का बात, अगर ये सिर्फ आइसक्रीम के कोन का बात हो रहा है, दूसरा कुछ और भी हो सकता है। सपोज करिए किसी को मैगी पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होता है, तो ये जो डिमांड कर्व है ये ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का, और ये डिमांड कर्व ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का। तो आप देख रहे हो कि एट द सेम प्राइस पी, इस प्राइस पी पे पहले डिमांड क्या था, 5 यूनिट, जब आपका इनकम और टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ा तो अब डिमांड क्या हो गया, 8 यूनिट, और जब आपका इनकम और टेस्ट या प्रेफरेंस घटा तो डिमांड क्या हो गया, 3 यूनिट। तो शिफ्ट हुआ ना डिमांड कर्व में, एक बार राइट वर्ड शिफ्ट हुआ और एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो राइट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? राइट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब प्राइस कांस्टेंट है बट आपका इनकम या आपका प्रेफरेंस ये अगर बढ़ रहा है, तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? तो जब आपका प्राइस कांस्टेंट है बट आपका इनकम या आपका प्रेफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। फिर किसी ने माइक ऑन कर लिया, प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लें, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। प्लीज माइक ऑफ कर लें, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा आप लोग का। 1 आवर का क्लास है, उसमें भी मैं बार बार ये बोलता रहूंगा तो आप लोग परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। ठीक है, तो ये देखो आपने, ये आपका राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो अब आप मुझे ये बताओ, चेंज इन डिमांड, अब मैं ये एक टेबल बना रहा हूँ, अगर आपने ये टेबल मुझे बता दिया तो इट मीन्स कि आपका शिफ्ट इन डिमांड करो आपका क्लियर हो गया। चेंज इन डिमांड मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। जब डिमांड में चेंज होगा लेकिन वो चेंज प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स में चेंज होने पे होगा, तो क्या होगा, आपका डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यस अभी सर। तक क्लियर है शिफ्ट इन डिमांड कर्व? अब आप मुझे बताओ, ये शिफ्ट दो तरीके का होगा, एक आपका होगा राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, और एक होगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके क्लियर है, सब कोई चैट में बताएंगे।
कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। जब सब कोई चैट में बताएंगे माइक कोई ऑन नहीं करेगा। माइक कोई ऑन नहीं करेगा, सब कोई चैट में बताएंगे। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा। टेस्ट इनकम देन राइट वर्ड शिफ्ट एट प्राइस कांस्टेंट। हाँ, व्हेन इनकम टेस्ट इंक्रीजेस देन राइट वर्ड शिफ्ट। अरे वंडरफुल, आप सबको ही सही बता रहे हो कि जब आपका इनकम या टेस्ट या प्रेफरेंस इंक्रीज होगा तो ये शिफ्ट कैसा होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। जब आपका इनकम या टेस्ट या प्रेफरेंस अगर डिक्रीज होगा तो ये शिफ्ट कैसा होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वंडरफुल, अदरवाइज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इस राइट वर्ड शिफ्ट को आप फेवरेबल चेंज बोल सकते हो, क्योंकि जब आपका इनकम इंक्रीज होता है तो वो आपके लिए फेवरेबल होता है ना, लेकिन अगर इनकम डिक्रीज होगा तो आपके लिए अनफेवरेबल होगा। तो कभी कभी एमसीक्यू इस फॉर्म में भी पूछ लेता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज राइट वर्ड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। तो ये करेक्ट है, और इसको अनफेवरेबल चेंज भी बोलते हैं, अनफेवरेबल। आई थिंक कि आप सब किसी का शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि इसी फॉर्म में मैंने नोट्स में समझा रखा है। अब आप लोग बताओ कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में किसी को कोई डाउट है। बट जिसको भी डाउट है सब चैट कॉलम में, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। यस, इनकम में कमी आना अनफेवरेबल होगा। यस गुरदीप, वंडरफुल। नो सर, कोई डाउट नहीं है, नो सर। तो ऐसे नो सर मत लिखा करो, कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लियर सर लिखा करो, वरना कंफ्यूजन होता है नो सर में, पता नहीं चलता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन प्राइस चेंजेस द पर्सन मूव्स ऑन दिस डिमांड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, बट शिफ्ट कब होगा, तो इफ इनकम और टेस्ट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट गुड्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखो, ये डी एक डिमांड कर्व है, ये D1 चेंज हो गया, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो राइट वर्ड शिफ्ट कब चेंज होगा, जब इनकम और प्राइस इंक्रीज होगा। ऐसे ही लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम और टेस्ट डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व इधर टू राइट वर्ड और टू लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब होगा, जब इंक्रीज होगा डिमांड में ड्यू टू फेवरेबल चेंज। लेफ्ट वर्ड कब होगा, जब डिक्रीज होगा डिमांड में ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, अभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर, ओके, वंडरफुल। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइम आई गेट द टॉपिक, थैंक्स सर। यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स, बस आप मुझे पढ़ाने दो। बीच बीच में माइक वाइक जब ऑन होता है ना तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप लोग का मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, यही क्लास में क्लियर करूंगा। इसके साथ में सारा एमसीक्यू भी आप लोगों को क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। बट आप मुझे मेरे आराम आराम से आप मुझे पढ़ाने दो। चलो ठीक है, अब आप देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये क्लास 10 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा, मैं तुरंत आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, चेंज। तो इलास्टिसिटी का मतलब चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चेंज ऑफ डिमांड। चेंज ऑफ डिमांड कब, जब प्राइस में चेंज आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि डिमांड में कितना चेंज होगा जब हम प्राइस चेंज करेंगे। परसेंटेज चेंज, यस परसेंटेज चेंज, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज होगा, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसी चीज को मेजर करता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं E11 से। E11 का क्या मतलब होता है, ये है इलास्टिसिटी 1। इस E11 क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पे जो 1 जो सिंबल है, ये बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ गुड 1 विथ रिस्क। ये 1 क्या बता रहा है,
कि इसी गुड्स 1 का ये प्राइस है। इसको लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स 1 with respect to its own price। मतलब क्या चेंज हो रहा है डिमांड में जब इसके खुद के प्राइस को आप चेंज कर रहे हो, तो इसी को लिखते हैं E11। E11 अब E11 का क्या मतलब होता है? तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप प्राइस को चेंज करते हो तो डिमांड में क्या चेंज आता है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है E11 का? E11 को लिखते हैं डेल्टा Q1 बाई Q1 इंटू 100। ये क्या बताया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन डेल्टा P1 बाई P1 इंटू 100। ये क्या बताता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 100 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P1 अपॉन P1। अब डेल्टा Q1 क्या है? तो डेल्टा Q1 चेंज इन डिमांड। Q1 क्या है? तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। 4-5 मिनट वेट करो, ये पूरा टॉपिक अभी आपको समझ आ जाएगा। P1 क्या है? तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड 1, और डेल्टा P1 क्या है? तो चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है। अभी इस पे फिर से मैं आऊंगा, इसके पहले मैं थोड़ा सा अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। अब आप मुझे ये बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ये सिर्फ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच का बात होता है, ठीक है? तो अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर हम प्राइस डिक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, जो PED जो आप निकाल रहे हो दैट इज E11, E11 ऑलवेज निगेटिव वैल्यू आएगा, ऑलवेज निगेटिव। क्यों निगेटिव आएगा? क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा? निगेटिव होगा। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निगेटिव होगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अरे इसको डिमांड लिखना है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड पॉजिटिव होगा। ये बताओ, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें आपको कोई डाउट है? अभी जो मैंने ये वाला चीज बताया, नो सर, क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके, थैंक यू, अभी तक क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है? अभी तो इसको फिर से मैं अभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? नो सर, ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला भी क्लियर है और आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो भी क्लियर है, ओके, ठीक है। तो देखिए, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि E11 ऑलवेज निगेटिव होगा, तो इसलिए जो E11 का जो वैल्यू आता है ना, उसका हम लोग मॉड लेते हैं। ये मॉड होता है। मॉड क्या होता है कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू आया, जैसे -2 आया, तो इसका आप जब मॉड लेते हैं ना, तो इसको आप पॉजिटिव बना देते हैं, +2। अगर कोई +2 वैल्यू आया तो ये +2 ही होगा,
ठीक है, मॉड यही होता है, ये मैथमेटिक्स में आता है मॉड, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, इस साइन को ऐसे जो बीच में लिखते हैं इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, MOD। तो मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो हम लोग जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, E11 में निकालते हैं, तो E11 का हम लोग मॉड ले लेते हैं ताकि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि E11 हमें पता है कि जब भी E11 आएगा वो निगेटिव ही होगा। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होंगे ना, तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये चीज बता दे रहा हूँ। अजाज अहमद, आपने हैंड रेज कर रखा है, जो पूछना है आप चैट कॉलम में पूछ लें, ऐसे 9 बजे मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। When change in price is negative, then how elasticity will be negative? अच्छा, जब चेंज इन प्राइस निगेटिव है तो इलास्टिसिटी निगेटिव कैसे होगा? अच्छा, आप ही बताओ कैसे होगा? जब चेंज इन प्राइस निगेटिव है तो डिमांड पॉजिटिव होगा ना, मींस प्राइस चेंज इन प्राइस निगेटिव है मतलब कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज PED क्या होता है, E11 क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड आप बोल रहे हो कि निगेटिव है, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आप बोल रहे हो निगेटिव है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बाय निगेटिव क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव ही तो होगा ना। प्लस माइनस मीन्स माइनस, इट इज सिंपल। हाँ, अब समझ आया जिसने पूछा था ये वाला? आदिल, आदिल आपने पूछा था, समझ आ गया? क्लियर सर, ओके। अच्छा, आप पूछ रहे हो किसने पूछा मॉड क्यों लेते हैं? मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये E11 क्या है, ये मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अगर 5% आया तो -5% ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं, तो इसलिए हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि 1% चेंज हो रहा है प्राइस तो उससे डिमांड कितना % इफेक्ट आता है। ठीक है, हम लोग इसलिए इसका मॉड लेते हैं। ठीक है, टिल हियर आई थिंक कि अभी तक सबका क्लियर है। तो अब मैं एक प्लीज आप लोग सबको ही माइक ऑफ कर लें प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक्स सर, ओके। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेके आपको ये पहले PED समझाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने नोट्स में दे ही रखा है आपको। ये देखिए, सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन फ्रॉम 10 to 9 पर यूनिट एंड ड्यू टू दिस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो आप ये बताओ, प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है फ्रॉम 100 to 120 यूनिट। तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? निकालना क्या है? E11। E11 क्या होता है? हमें पता है डेल्टा Q1 बाई Q1 अपॉन डेल्टा P1 बाई P1। तो आप ये बताओ डेल्टा Q1 क्या है? डेल्टा Q1 चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है? 100 से 120 यूनिट हो गया, तो 20 यूनिट का चेंज आया। 100 पहले ओरिजिनल था, 100 फाइनल था 120, तो 120 माइनस 100 दैट इज +20। तो यहाँ पे आप लिखोगे +20 अपॉन